गाइस बहुत ही बढ़िया टॉपिक के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। साबरमती आश्रम। आपके लिए सबसे पहले तो एक क्वेश्चन है, बताएं नीचे कमेंट बॉक्स पर लिखकर कि साबरमती आश्रम कहां पर है, इसकी लोकेशन बताएं कि कहां पर है ये आश्रम। राइट, तो अभी साबरमती आश्रम को जो है वो रीडेवलप, दोबारा से इसको डेवलप करने के लिए, इसको पुनर्विकसित करने के लिए एक योजना हम लोग को देखने को मिल रही है गुजरात सरकार की तरफ से। गुजरात सरकार ने प्रपोजल रखा है कि गुजरात सरकार 1200 करोड़ रुपए खर्च करेगी और साबरमती आश्रम को बहुत बढ़िया बना देगी, रीडेवलप कर देगी। तो सुनने में आपको अच्छा लग रहा है कि नहीं, नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं। राइट, काफी सारे लोगों को सुनने में बहुत अच्छा लग रहा होगा, बट गाइज आपको बता दें, इस योजना के खिलाफ महात्मा गांधी जी के पड़पोते, ग्रेट ग्रैंडसन तुषार गांधी जी गुजरात हाईकोर्ट चले गए हैं इस स्कीम के अगेंस्ट। अब आप बोलोगे, दिमाग में आएगा कि यार ये कैसे हो रहा है, ये कैसे इस स्कीम के अगेंस्ट जा सकते हैं, इतनी बढ़िया प्लान लेकर आई है जब सरकार। तो गाइज आपको बता दें कि ये जो रीडेवलपमेंट हो रहा है ना, रीडेवलपमेंट का जो प्लान हो रहा है, इसमें जो मुद्दे हैं जो तुषार गांधी जी ने उठाए, वो ये कहा है कि अभी हमें देखने को मिल रहा है साबरमती आश्रम 5 एकड़ के एरिया में फैला हुआ है, इसको ये बढ़ाकर 55 एकड़ के एरिया में मतलब एक्सपेंड कर देंगे। राइट, 55 एकड़ का एरिया इसके अंडर ले आएंगे। तो आप बोलेंगे कि यार ये तो अच्छी बात है, ठीक है, इसको बड़ा किया जा रहा है, क्या दिक्कत है। गाइस दिक्कत ये है, तुषार गांधी जी ने ये चीज मेंशन करी है कि इस प्लान के तहत काफी सारे लोग जो हैं उनको रीलोकेट किया जाएगा, उनको अपने घर को छोड़कर जाना पड़ेगा। एंड महात्मा गांधी जी के अगर सिद्धांत की बात करें, उनकी खुद व्यक्तिगत इच्छा की बात करें, अगर आज की डेट में महात्मा गांधी जी होते तो वो बिल्कुल भी नहीं चाहते कि उनके आश्रम के चलते दूसरे लोगों को अपने घरों को जो है वो छोड़कर जाना पड़े, बिल्कुल नहीं चाहते वो। ऑब्वियस ही बात है, ये बात आप ही जानते हैं, है ना। तो इस प्रोजेक्ट के चलते हमें देखने को मिल रहा है, एक तो स्वतंत्र आंदोलन की, फ्रीडम मूवमेंट के काफी सारे मंदिर हैं, काफी सारे श्राइन्स हैं, स्मारक जो हैं, राइट, तो ये कम हो जाएंगे इस प्रोजेक्ट के चलते। और आश्रम जो होगा वो पूरी तरह से एक कमर्शियल टूरिस्ट स्पॉट के तौर पर बन जाएगा। तो ये मुद्दे जो है वो उठाए हैं तुषार गांधी ने। अब सरकार ने क्या चीज कही है, तो गुजरात सरकार कहती है कि नहीं, ऐसा नहीं है, हम लोग जो है वो किसी भी प्रकार से चीजों को चेंज नहीं करेंगे, आश्रम की के कैंपस की कोई भी बिल्डिंग चेंज नहीं होगी, कोई भी मॉडिफिकेशन नहीं होगा, सभी की सभी हेरिटेज बिल्डिंग जितनी भी है उनको बस रिस्टोर किया जाएगा गांधी जी के एथोस के ऊपर, उनके प्रिंसिपल्स, उनके सिद्धांतों के ऊपर। राइट, और गवर्नमेंट ने यह भी चीज कही है कि ये जो रीडेवलपमेंट का जो प्रोजेक्ट है, इस आश्रम को जो रीडेवलप किया जाएगा, इसका मेन मकसद ये नहीं है अधिग्रहण करना, टेक ओवर करना मकसद नहीं है। मकसद सिर्फ इतना है कि इस एरिया को एक्सपेंड करना, वो भी न्यूनतम बुनियादी ढांचे से, मिनिमम इंफ्रास्ट्रक्चर से। राइट, इसको रीडेवलप करना। अच्छा, तो ये दोनों तर्क आपने सुन लिए। आप बताएं आप किसकी तरफ हैं, तुषार गांधी की तरफ हैं या गवर्नमेंट की तरफ है, नीचे कमेंट बॉक्स पर लिखकर बताएं कि आपको क्या लगता है, कौन सही कह रहा है, किसकी बातें जो है वो बिल्कुल ठीक है, कि किसकी बातों को फॉलो करना चाहिए, क्या ये आश्रम को एक्सपेंड किया जाना चाहिए या नहीं किया जाना चाहिए। आपके क्या विचार हैं, नीचे कमेंट बॉक्स पर जरूर लिखकर बताएं। राइट, अब हम थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं साबरमती आश्रम के बारे में। तो महात्मा गांधी जी के द्वारा ये बनाया गया था, सेटअप किया गया था ये आश्रम। महात्मा गांधी जी यहां पर रहे थे 1917 से लेकर 1930 के बीच में। राइट, ये इनका बेस बना था और यहीं से ही आपको पता होगा इस दांडी मार्च जो है वो शुरू किया गया था। राइट, आपको पता है दांडी मार्च, राइट, हमें देखने को मिला था कि साबरमती से लेकर जो गुजरात का जो कोस्टल एरिया हम लोग को देखने को मिलता है, वहां तक का ये मार्च हम लोग को देखने को मिला था। इसे सॉल्ट सत्याग्रह भी नाम जो है वो दिया गया था, नमक सत्याग्रह, पता है ना आपको ये बात। 12 मार्च 1930 का ये दिन हम लोग को देखने को मिला था। और ओरिजिनली इस आश्रम को सत्याग्रह आश्रम के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि महात्मा गांधी जी द्वारा शुरू किए गए सत्याग्रह आंदोलन को यह आश्रम दर्शाता है। और यह आश्रम जो है वो भारत को स्वतंत्र कराने वाली विचारधारा का घर बन गया था। राइट, क्योंकि जो गांधी जी ने जो मूवमेंट किया था, दांडी मार्च जो हुआ था, सत्याग्रह आंदोलन जो हुआ था, जो यहीं से शुरू हुआ था, तो इसलिए कहा जाता है कि ये अंग्रेजों से भारत को स्वतंत्र करने की विचारधारा का घर बन गया था ये। और आपको बता दें, फ्रीडम स्ट्रगल में साबरमती आश्रम का क्या रोल रहा है, तो एक्सपेरिमेंट्स इन लिविंग, जीवन जीने की पद्धति, खेती, मतलब जो मेन चीज रही है जीवन जीने की पद्धति। आपको बता दें गाइस कि गांधी जी बोलते थे कि उनके लिए जो फ्रीडम जो है वो सिर्फ वो फ्रीडम नहीं है कि जो ब्रिटिश रूल खत्म हो जाए तो इसका मतलब ये नहीं कि आप आजाद हो जाओगे। आजादी का मतलब यह है बुराइयों से मुक्ति, सोशल ईविल से फ्रीडम। राइट, फ्रीडम
सत्याग्रही लाइफस्टाइल को जीने की फ्रीडम, राइट। इनने कहा फार्मिंग करो, एनिमल हस्बेंड्री करो, पशुपालन करो, गौ पालन करो, खादी यहां पर कंडक्ट की जाती थी, राइट। और भी इससे रिलेटेड काफी सारी गतिविधियां, एक्टिविटीज यहां पर होती थी, राइट। तो इनका मेन ऑब्जेक्टिव ये था कि यहां पर इंसान जो है वो अपने आप को पर्सनालिटी, इंसान की पर्सनालिटी डेवलप हो, एक सत्याग्रही लाइफस्टाइल इंसान जो है वो जिए। सिर्फ ब्रिटिश को इंडिया से बाहर निकालना इनके लिए फ्रीडम नहीं थी। फ्रीडम जो थी, बहुत बढ़िया लाइन है ये, आप अपने मेंस के आंसर में डेफिनेटली लिखिएगा। इनके लिए फ्रीडम थी बुराइयों से मुक्ति, बुराइयों से मुक्ति होनी चाहिए, राइट। मेन फ्रीडम, ब्रिटिशर्स को निकालना तो था ही, बट बुराइयों से मुक्ति होना भी था। फ्रीडम की डेफिनेशन इनके लिए लिमिटेड नहीं थी, ब्रॉड थी। और आइडिया ऑफ डिग्निटी इन लेबर, श्रम में गरिमा का विचार, तो ये आश्रम जो है इसका रोल ये भी था कि श्रम में, लेबर में एक गरिमा होनी चाहिए, राइट। इंडिपेंडेंस मूवमेंट, स्वतंत्रता आंदोलन का मेन ऑब्जेक्टिव इनका यह था कि जनता को अपलिफ्ट करना, आम जनता का उत्थान करवाना। इन्होंने क्लीनलीनेस का कैंपेन शुरू किया था, स्वच्छता अभियान गांधी जी के द्वारा शुरू किया गया था। गांधीयन आइडिया का ये एक पार्ट हम लोग को देखने को मिलता है आज की डेट में। नए इंडिया का जो स्वच्छता अभियान है ना, स्वच्छ अभियान भारत का, ये गांधीयन आइडियोलॉजी के ऊपर बेस्ड है, याद रखिएगा। क्योंकि साबरमती आश्रम में भी गांधी जी ने और कस्तूरबा जी ने, दोनों ने साबरमती आश्रम को खुद से जो है वो साफ किया था, राइट। तो ये चीज हमें देखने को मिलती है। इसके अलावा स्कूल्स, विद्यालय का भी इसने काम किया। आश्रम के अंदर गांधी जी ने स्कूल बनाए जिनका फोकस ये था मैनुअल लेबर के ऊपर। स्किल डेवलपमेंट के अंदर भी था गाइस, स्किल डेवलपमेंट। वो बोलते थे कि पढ़ाई का मतलब सिर्फ ये नहीं किताबी पढ़ाई, स्किल डेवलप करो, राइट। एम्प्लॉयमेंट जो है वो जनरेट हो सके जिससे आपकी, राइट। एग्रीकल्चर करो, खेती करो यार, राइट। लिटरेसी टू एडवांस हिज एफर्ट्स फॉर सेल्फ सफिशिएंट, यानी कि अपने आप को आत्मनिर्भर बनाने के लिए तैयारी करो, राइट। ये चीज इन्होंने कही, राइट। तो इस प्रकार के विद्यालय को जो है वो उन्होंने बनाने पर काम किया। फ्रीडम स्ट्रगल के दौरान काफी सारे इंडियन स्कूल जो है वो ओपन किए गए ब्रिटिश स्कूल के ऑल्टरनेट के तौर पर, राइट। आप 8th क्लास की हिस्ट्री की एनसीईआरटी पढ़ेंगे तो आपको मेरे ख्याल से, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 6th या 7th चैप्टर में आपको इस चीज के बारे में पता लगेगा। 6th या 7th चैप्टर, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, मेरे ख्याल से शायद 7th चैप्टर, उसमें आपको क्लियरली इस चीज के बारे में पता लगेगा, गांधी जी की क्या विचारधारा थी, राइट, स्कूलों को लेकर, राइट। तो वो भी आपको पता लगेगा। सिविल सर्विसेज की आप तैयारी कर रहे हो तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप बिल्कुल बेसिक से तैयारी करें, राइट। और बिल्कुल एनसीईआरटी से, जीरो से तैयारी। और मैं अपने कोर्सेज में बिल्कुल जीरो से जो है वो तैयारी करवाता हूं। अभी रीसेंट जो कोर्स चल रहा है हमारा, यूपीएससी सिविल सर्विसेज का बैच जो चल रहा है, बिल्कुल बेसिक से तैयारी जो है वो करवाई जा रही है, राइट। बिल्कुल एक एक पॉइंट, एक एक वर्ड, बिल्कुल ऐसा कि आपको ब्यूरोक्रेसी पॉइंट ऑफ व्यू से, सिविल सर्विसेज पॉइंट ऑफ व्यू से हर चीज ध्यान में रहे, क्लियर हो, राइट। देखिए, इस काफी सारे लोग एनसीईआरटी जो पढ़ते हैं ना, आप एनसीईआरटी को सिर्फ जो है वो जनरली रीड करते हो। आपको जनरली रीड नहीं करना है बॉस, सिविल सर्विसेज के लिए रीड करना है। एनसीईआरटी की जो किताबें हैं ये स्कूल के बच्चों के लिए है, राइट। बट आप कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हो, सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हो, तो इसी किताब को अलग से कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से अलग टाइप से पढ़ना होता है। जो चीज मैं यहां पर सिखाता हूं, मैं यहां पर पढ़ाता हूं बैचेस के दौरान पर्सनली, राइट। तो अगर आपको बैचेस की डिटेल्स चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन पर आपको मिल जाएगी, लग कर तैयारी करो यार। और अगर आप सेल्फ प्रिपरेशन कर रहे हो तो भी सिर्फ पढ़ना नहीं, चीजों को सोचना है, एडमिनिस्ट्रेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से चीजों को सोचना है, राइट। क्या चीज आपके मेंस के लिए काम की है, क्या चीज प्रीलिम्स के लिए काम की है, पढ़ते समय उसको डिफरेंशिएट करना है, राइट। तो इस तरीके से तैयारी करोगे तब एग्जाम निकलेगा, राइट। और दांडी मार्च, दांडी मार्च आप जानते हैं, इसके बारे में हमने अभी डिस्कस किया। 12 मार्च 1930 को इसी आश्रम से दांडी मार्च की शुरुआत होती है, राइट। किसके अगेंस्ट हम लोग को देखने को मिला? नमक कानून के विरोध में, ब्रिटिश के, है ना। तो ये चीज हमें देखने को मिला। और इसके अलावा ये घर भी रह चुका है नेताओं का। अगर हम बात करें विनोबा भावे और मीराबेन, तो इन लीडर्स का जो है, स्वतंत्रता सेनानियों का ये घर रहा है, राइट। तो ये चीज आपको थोड़ी सी ध्यान में रखनी है, राइट। और आज की डेट में क्या रेलिवेंस हम लोग को देखने को मिलती है इस पर्टिकुलर आश्रम की? तो आश्रम हमें रिमाइंड कराता है, हमें बताता है, हमें याद दिलाता है गांधी जी के आशावान और आशावादी होने की, राइट। गांधी जी ने जो हमेशा बोला है कि आपको आशावान होना है, होपफुल रहना है, ऑप्टिमिस्टिक रहना है। सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हो, ठीक है, अभी आपका सिलेक्शन नहीं हुआ, अभी आपका प्री नहीं हुआ, ठीक है, पहले अटेम्प्ट में प्री नहीं हुआ, दूसरे में प्री नहीं हुआ, तीसरे में प्री नहीं हुआ, चौथे में नहीं हुआ,
5वें में आपका मेंस और इंटरव्यू दोनों निकलेगा। करो, कंसिस्टेंट रहो यार। मैंने हमेशा कहा है जो इंसान कंसिस्टेंट रहा है, बट ऐसा नहीं है कि आपको हल्की फुल्की बनाई। देखो यार, सीधी सिंपल बात है, तैयारी कर रहे हो तो लगकर करो, वरना मत करो। मैंने देखा है काफी सारे लोगों को उस लेवल की तैयारी करते नहीं, दिन में 2-1 घंटा किताब उठा के पढ़ लिया और फिर एग्जाम देने चले गए, या फिर दो एग्जाम की डेट से 3 महीने पहले लगकर जो है वो तैयारी कर रहे हैं, जी जान लगाकर। तो यार इसमें नहीं निकलेगा एग्जाम, ये है ना। इस एग्जाम को चाहिए टाइम, कम से कम 1 से 1.5 साल का आपको टाइम देना पड़ेगा प्रॉपर तरीके से, राइट। प्रॉपर तरीके से जब आप दोगे तब जाकर आप उम्मीद कर सकते हो कि आप इस एग्जाम को निकालोगे, राइट। और कंसिस्टेंसी, और अगर आपने कंसिस्टेंसी रखी, जैसे मैंने आपको बोला पहले में नहीं निकला, दूसरे में नहीं निकला, तीसरे में नहीं निकला, चौथे में नहीं निकला, 5वां जब दोगे तो निकलेगा। क्यों? क्योंकि आप कंसिस्टेंट, और किस तरीके से कंसिस्टेंट हो, जिस तरीके से इस एग्जाम की तैयारी होनी चाहिए उस तरीके से। तो इस बैच में मैं आप लोग के लिए बहुत सारी चीजें आसान कर देता हूं गाइस। लिटरली मैं आपको बता रहा हूं, आपको जो एक्सपीरियंस मिलेगा ना इस बैच में, वो आउटस्टैंडिंग मिलने वाला है, आउटस्टैंडिंग, राइट। मतलब कि जो लेवल होता है प्रिपरेशन का, वो लोगों को नहीं पता है कि किस तरीके की तैयारी करनी है। इवन मैं आपको यार, मेरे तो बैचेस में बड़ी बड़ी कोचिंग्स हैं, लोगों ने 1.5 लाख रुपए की फीस दी है, उसके बाद मेरे बैचेस को ज्वाइन किया है। हमारे बैचेस के अंदर काफी सारे ऑलरेडी सेलेक्टेड स्टूडेंट्स हैं मेरे, जो पीएससी में हैं, पीएसयू में जॉब कर रहे हैं, राइट, ऑलरेडी गवर्नमेंट सेक्टर में जॉब कर रहे हैं। कुछ स्टूडेंट जो सीआरपीएफ में है, लिटरली मैं आपको बता रहा हूँ कोर्सेज के अंदर, राइट, दे हैव जॉब। मतलब मेरे पास जो स्टूडेंट आते हैं वो एक्सपीरियंस आते हैं, राइट, जिन्होंने ऑलरेडी काफी सारे एग्जाम को क्रैक करके रखा है, उसके बाद ज्वाइन करते हैं। बिकॉज मैं जो आपकी तैयारी कराता हूँ, मैं आपको सिर्फ तैयारी नहीं करवाता, आपकी पर्सनालिटी डेवलप करने के साथ साथ आपको ये बताता हूँ कि ये तैयारी करनी कैसे है एक्चुअली, राइट, कि आपको किस तरीके से इस एग्जाम को अप्रोच करना है। तो दिस इज द मेन आइडिया एंड मेन डिफरेंस बिटवीन आर कोर्स, झांसर एकेडमी के कोर्स में और दूसरे कोर्स में। देखो दूसरे, मैं हमेशा बोलता हूँ सब कोर्स अच्छे हैं, राइट, सबके कोर्स अच्छे हैं, बट सबका तरीका अलग होता है। मेरा तरीका है क्योंकि मुझे स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम एक्चुअली में पता है, राइट, कि स्टूडेंट जो है वो कंसिस्टेंट नहीं हो पाते प्रिपरेशन के दौरान। स्टूडेंट को नहीं पता है कितने देर किस सब्जेक्ट को देना है, कितनी देर पढ़ना है, और देरी नहीं किस तरीके से पढ़ना है। तो वो प्रॉब्लम्स मैं आपकी पूरी सॉल्व करता हूँ, और बिल्कुल जीरो से तैयारी। इस कोर्स के बाद आपको कुछ और करने की जरूरत ही नहीं है। मैं जनरल स्टडीज का कोर्स ले रहा हूँ, पूरा फुल फ्लेज कंप्लीट आपकी तैयारी यहाँ पर होती है, राइट। अगर अभी भी आपने कोर्स नहीं लिया है, देयर इज सम टाइम, आप ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि एक बार टाइम निकल गया, यानी कि ये महीना निकल गया। अभी जो मैं करवा रहा हूँ ये अभी जैसे आज की डेट में जो ये वीडियो जो रिकॉर्ड हो रहा है, ये 2021 नवंबर में रिकॉर्ड हो रहा है, राइट। तो ये मिड नवंबर, 15-20 नवंबर के बाद अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं, तो फिर इस कोर्स को जो है वो मत आप ज्वाइन करिएगा, क्योंकि ऑब्वियसली अगर टाइम इतना कम बचेगा तो आप यूपीएससी 2022 में अपीयर नहीं हो पाएंगे, राइट। अब अगर अपीयर भी हो जाएंगे तो फिर वो उस लेवल की आपकी प्रिपरेशन नहीं हो पाएगी यार, राइट, क्योंकि प्रिपरेशन करनी अभी से ही है, राइट। बट फिर भी अगर आप 2023 के लिए अपीयर होना चाहते हैं तो यू कैन ज्वाइन दिस कोर्स। ये कोर्स आपके लिए अवेलेबल रहेगा, क्योंकि ये कोर्स के अंदर मेरे स्टूडेंट 2022 के लिए भी है, 2023 के लिए भी। यू कैन ज्वाइन इट, राइट। और फिर बाद में अगर कभी आप ये वीडियो को देख रहे हो, राइट, तो मैं आपको बता दूं कि आप लेटेस्ट जो है वो पता कर लीजिएगा, नीचे डिस्क्रिप्शन में पूरी डिटेल्स आपको मिल जाएगी, ये नंबर भी है, इसके थ्रू आप पता लग कर लीजिएगा कि अभी एट प्रेजेंट जो है वो कौन सा कोर्स चल रहा है, जिससे कि मैं आपको जो है वो असिस्ट कर पाऊँ, राइट, या फिर मेरी टीम जो है वो आपको असिस्ट कर सके। चलो एनीवेज आगे की बात करते हैं। तो आज की डेट में ये आश्रम हमें रिमाइंड करा था कि यार आशावान रहना है, आशावादी रहना है, राइट। इट टेल्स अस to not thwart the vision of महात्मा even in the face of immense adversity। कितनी भी बुरी से बुरी परिस्थिति क्यों ना आ जाए, हमें महात्मा गांधी जी के जो विचार हैं, उनकी जो आइडियोलॉजी है, राइट, उनका जो विजन है, उसको खत्म नहीं होने देना है, राइट। द आश्रम embodies the true memory of गांधी। ये आश्रम गांधी की सच्ची स्मृति, उनके शुद्ध सत्य, उनके जीवन के तरीके के रूप में उनकी अत्यंत विनम्रता का प्रतीक हम लोग को देखने को मिलता है। आश्रम स्टिल पर्सोनिफाइज द आइडियल्स ऑफ ट्रुथ एंड ह्यूमिलिटी ऑफ अ मैन। आज भी एक ऐसे व्यक्ति के सत्य और नम्रता के आदर्शों का प्रतीक है, जो कभी वहां रहे थे और राष्ट्र के लिए जिए थे, और राष्ट्र के लिए ही उन्होंने अपनी जान दी, राइट। और ये व्यक्ति जो चाहते थे कि भारत जैसे महान राष्ट्र द्वारा इन उच्च आदर्शों को हमेशा ऊंचा रखा जाए, तो इसी चीज को कंटिन्यू रखने के लिए ये आश्रम हमें आज भी जो है वो देखने को मिलता है, राइट। तो ये था गाइस पूरा ओवरऑल टॉपिक। मैं उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे से ये टॉपिक आपको समझ में आ गया होगा। गाइस काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। चाइना जो है वो
एक मिलिट्री बेस तैयार कर रही है तजिकिस्तान में। पॉइंट टू बी नोटेड, याद रखिएगा इस चीज को। चाइना पूरी तरह से कंट्रोल हासिल कर रही है यहां पर तजिकिस्तान के मिलिट्री बेस में, अफगान बॉर्डर के नजदीक, और काफी समय से हालांकि ये यहां पर ऑपरेट भी कर रही थी। और इवन ये भी बताया जा रहा है कि एक नया बेस तजिकिस्तान सरकार के लिए भी एक क्रिएट करेगी, राइट, एक क्षेत्र पर। तो उस क्षेत्र की अभी हम लोग बात करेंगे। बताया जा रहा है कि ये जो नया बेस जो होगा ये तजिकिस्तान की रैपिड रिएक्शन ग्रुप या फिर तजिकिस्तान की स्पेशल फोर्सेस के का हम लोग को देखने को मिलेगा। और चाइना जो है वो इसमें फाइनेंस कर रही है, पैसा लगा रही है $10 मिलियन का, राइट। तो ये चीज हम लोग को देखने को मिल रही है। और ये कहां पर लोकेटेड होगा, तो एक प्रोविंस हम लोग को गोर्नो गोर्नो बदखशा गोर्नो बदखशा की एक प्रोविंस हम लोग को देखने को मिल रही है, ऑटोनोमस प्रोविंस है ये, पामीर माउंटेन के नजदीक, पामीर पहाड़ों के नजदीक, राइट। और चाइनीज ट्रूप जो है वो हालांकि यहां पर तैनात नहीं रहेगी, राइट, बट फिर भी इसका एक बेस हम लोग को देखने को मिल रहा है, ये क्रिएट करेगी कि जब भी इसको मौका मिले यहां पर आ सके। और रशिया और इंडिया की कंट्री में अब चाइना भी जो है वो शामिल हो गई है, राइट, जो कि इसका मिलिट्री प्रेजेंस यहां पर होने वाला है तजिकिस्तान में, क्योंकि ऑलरेडी इंडिया और रशिया का मिलिट्री प्रेजेंस ऑलरेडी यहां पर है, हमारे बेसिस भी हैं यहां पर। तो याद रखिएगा, इंडिया का भी बेस हम लोग को तजिकिस्तान में देखने को मिलता है, रशिया का भी है, और अब चाइना का भी होने वाला है, राइट। और एक बार ये पूरी तरह से अपना कंट्रोल ले लेगी तो बताया जा रहा है कि चाइना का जो ओवरसीज बेसिस जो है, मिलिट्री बेसिस, यानी कि चाइना के बाहर जो इसके मिलिट्री बेसिस है, तो जिबूती के बाद जो कि हॉर्न ऑफ अफ्रीका पर हम लोग को देखने को मिलता है, यहां पर होने वाला है तजिकिस्तान में। तो अब मैं आपको कुछ मैप के थ्रू थोड़ी सी चीज समझाना चाहता हूं। देखिए, ये हमारी धरती है और हम लोग जो है वो चलते हैं किसकी तरफ, तजिकिस्तान की तरफ। ये इंडिया आ गया और इंडिया में ऊपर ऊपर की तरफ जाएं तजिकिस्तान की तरफ, तो यहां पर ये अपना बेस जो है वो क्रिएट कर रहा है। ये तजिकिस्तान आ गया, ये क्षेत्र है, ये माउंटेन का इलाका हम लोग को देखने को मिल रहा है, यहां पर जो है ये अपना बेस क्रिएट कर रहा है, ठीक है, ये इस क्षेत्र पे। तो ये वाली चीज आप थोड़ी सी ध्यान में रखिएगा। ये पामीर माउंटेन, देखिए नाम लिखा हुआ भी आपको दिखाई दे रहा है, और ये जो बॉर्डर आपको दिखाई दे रही है, देखिए इसमें क्या लिखा है, गोर्नो बदखशा ऑटोनोमस प्रोविंस, राइट। तो ये प्रोविंस है, और ये उस पार वाला जो एरिया आपको दिखाई दे रहा है, क्योंकि ये अफगानिस्तान की बॉर्डर पर है, उस पार वाले एरिया पे आप देखेंगे तो आपको अफगानिस्तान जो है वो दिखाई देगा। एक मिनट रुकिए, मैं और बेटर तरीके से जो है आपको दिखाता हूँ, राइट, तो आपको और अच्छे से जो है वो समझ में आएगा। ये देखो, ये वाला मैप देखो आप इस तरीके से, देखिए तजिकिस्तान आपको दिखाई दे रही है, ये तजिकिस्तान, और ये बाउंड्री में किसके, अफगानिस्तान की बाउंड्री में हम लोग को देखने को मिल रही है। अब कैसे ये अफगानिस्तान की बाउंड्री में है, तो आप देखिए अफगान, ये काबुल वाला एरिया आपको जो नीचे दिखाई दे रहा है, देखो आप, ये काबुल वाला, ये अफगानिस्तान वाला पूरा एरिया हम लोग को बॉर्डर दिख रही है तजाकिस्तान के बिल्कुल यहाँ पर आप देखेंगे नजदीक में, तो ये वाली बॉर्डर, ये उसके ऊपर ये हम लोग को अफगानिस्तान का क्षेत्र देखने को मिल रहा है। तो उसी की बॉर्डर पर, उसी के समीप, उसी के नजदीक हम लोग को देखने को मिल रहा है, पामीर माउंटेन के पास ये अपना बेस क्रिएट कर रही है। देखो आप, ये यहाँ पर ये भी लिखा हुआ है पूरी चीज, ये वाला गोर्नो बदखशा ऑटोनोमस प्रोविंस, ठीक है। तो ये चीज इस प्रकार से जो है वो आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है, क्योंकि मैप वगैरह के थ्रू भी आपकी प्रैक्टिस जो है वो होनी चाहिए। काउंटरिंग अमेरिकाज एडवर्सरीज थ्रू सैंक्शन एक्ट, अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक गाइस। देखिए, इस टॉपिक को हम पहले कई बार जो है वो डिस्कस कर चुके हैं, इस टॉपिक को, प्लस S-400 सरफेस टू एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम को, प्लस हम लोग डिस्कस कर चुके हैं यूनाइटेड स्टेट्स के थर्ड के बारे में, राइट, थर्ड के बारे में भी हम डिस्कस कर चुके हैं। तो मेरा आपसे यही क्वेश्चन है, आप नीचे कमेंट बॉक्स पर एक्सप्लेन करके बताएं ये वाले कानून को, स्काटसा को, S-400 को और थर्ड को, राइट। तो बताएं जरा, तीनों के बारे में जो है बताएं, और क्या रिलेशन हम लोग को इनके बीच में देखने को मिल रहा है, तो उसको बताएं, यानी कि S-400 और काटसा के बीच में क्या रिलेशन है, और इंडिया पर जो है वो काटसा का क्या इफेक्ट हम लोग को देखने को मिल रहा है। तो देखिए, अभी आपको बता दें गाइस, अमेरिका के जो लॉ मेकर्स हम लोग को, सांसद हम लोग को देखने को मिल रहे हैं, ये समर्थन कर रहे हैं कि भारत को जो S-400 जो मिसाइल डिफेंस सिस्टम जो इंडिया परचेज कर रही है रशिया से, तो इस सिस्टम, इस मिसाइल डिफेंस सिस्टम के परचेज करने के बाद इंडिया के ऊपर किसी भी प्रकार के सैंक्शन ना लगाए जाएं। तो इवन यूनाइटेड स्टेट्स के जो लॉ मेकर्स हैं वो भी जो है वो हमारा सपोर्ट कर रहे हैं कि इंडिया के ऊपर यूनाइटेड स्टेट्स किसी प्रकार के सैंक्शन ना लगाए, राइट। तो ये चीजें, अब ये तीनों क्वेश्चन के जवाब नीचे कमेंट बॉक्स पर लिखकर बताएं। गाइस, बायलैटरल ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट एग्रीमेंट के बारे में हम लोग बात करेंगे, BTIA के बारे में। पहले में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं BTIA के बारे में, फिर हम लोग डिस्कस करेंगे इंडिया और यूरोपियन यूनियन के बीच में इस पर्टिकुलर एग्रीमेंट को लेकर, इस नेगोशिएशन को लेकर क्या इशू चल रहे हैं, तो उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। जून 2007 की बात थी,
इंडिया और यूरोपियन यूनियन इन्होंने बातचीत करना शुरू किया, नेगोशिएट करना शुरू किया बीटीआईए से रिलेटेड। कहां पर? बेल्जियम, ब्रसल में। और मैं आपको सिंपल और आसान शब्दों में समझाऊं कि बीटीआईए एग्जैक्टली है क्या। तो देखो, ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट एग्रीमेंट है, बायलैटरल, यानी कि दो मेंबर्स के बीच में, जैसे इंडिया और यूरोपियन यूनियन, इनके बीच में एक एग्रीमेंट किसको लेकर? ट्रेड और इन्वेस्टमेंट को लेकर, राइट। कि दोनों जो मेंबर्स हैं वो एक दूसरे के साथ अपने ट्रेड को जो है वो बढ़ाएं, इन्वेस्टमेंट को जो है वो इंक्रीज करें, इसको लेकर। और ये नेगोशिएशन जो है ये शुरू हुआ था 7वां इंडिया यूरोपियन समिट कंडक्ट किया गया था हेलसिंकी में 13 अक्टूबर 2006 को। तो उसी समय एक रिपोर्ट जो है वो हम लोग को देखने को मिलती, इंडिया यूरोपियन यूनियन हाई लेवल टेक्निकल ग्रुप की एक रिपोर्ट सामने आई थी। तो उसी के आधार पर ये सब वार्ता होना, बातचीत होना जो है वो शुरू हो गई। हालांकि ये चीज इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, बट फिर भी एक बेसिक सा बैकग्राउंड आइडिया आपको पता होना चाहिए कि इंडिया और यूरोपियन यूनियन कैसे नजदीक आए। अब देखिए, इंडिया और यूरोपियन यूनियन क्या कर सकते हैं इस पर्टिकुलर एग्रीमेंट के थ्रू? इनकी गुड्स और सर्विसेज में जो भी बैरियर्स होते हैं, बैरियर्स इन द सेंस टैक्सेस वगैरह, कि अपने टैक्सेस वगैरह को, ड्यूटीज वगैरह को एक दूसरे के लिए जो है वो रिड्यूस कर सकते हैं, कम कर सकते हैं, राइट। ट्रेड को बढ़ाने के लिए, राइट। इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं सभी सेक्टर्स के अंदर इकोनॉमी के। दोनों पार्टी जो है गाइस ये एम्बिशियस, ये मानती है कि ये जो एग्रीमेंट है ये कॉम्प्रिहेंसिव और एम्बिशियस एग्रीमेंट है, जो कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के रूल्स और प्रिंसिपल के ऊपर आधारित हम लोग को देखने को मिलता है, यानी कि उसी के अनुरूप है, राइट। एंड ये एक नया मार्केट जो है वो क्रिएट करेगा, इंडियन और यूरोपियन यूनियन के बिजनेसेस के लिए अपॉर्चुनिटीज को एक्सपैंड करेगा, बढ़ाएगा। तो आसान और सिंपल भाषा में कि ये दो मेंबर्स के बीच में ट्रेड और इन्वेस्टमेंट को बढ़ाने का एक एग्रीमेंट हम लोग को देखने को मिल रहा है। अब बट ये तो बहुत अच्छी बात है, ट्रेड और इन्वेस्टमेंट को बढ़ाने का ये एग्रीमेंट है, बट इशू क्या हुआ कि अभी तक जो है ये फाइनलाइज नहीं हुआ। तो इशू शुरू हुए 2013 से, 2013 से, जब बातचीत होना पूरी तरह से जो है बंद हो गई कुछ डिमांड्स के ऊपर, यूरोपियन यूनियन की भी और इंडिया की भी। यूरोपियन यूनियन बोलती है कि आप हमें ऑटोमोबाइल के सेक्टर पर पूरा अपना मार्केट का ज्यादा एक्सेस दो, यानी कि हम आपको जो है वो गाड़ियां भेजेंगे, राइट। हम आपको जो गाड़ी भेजें उसको आप रिस्ट्रिक्ट मत करो, हमें पूरा कंप्लीट मार्केट का एक्सेस चाहिए, राइट। साथ ही साथ इन्होंने बोला हमें शराब का भी चाहिए, वाइन और स्पिरिट्स का भी चाहिए। और इन्होंने ये भी बोला कि आप जो है वो फाइनेंशियल सर्विस सेक्टर जैसे कि बैंकिंग, ई कॉमर्स, इंश्योरेंस सेक्टर के लिए भी यूरोपियन यूनियन के दरवाजे प्रॉपर तरीके से ओपन कर दो, राइट। यूरोपियन यूनियन इवन ये भी चाहती थी कि वो बातचीत में लेबर, एनवायरमेंट और गवर्नमेंट प्रोक्योरमेंट, श्रम, पर्यावरण और सरकारी खरीद को भी वार्ता प्रक्रिया में, यानी कि बातचीत जो हो रही है, इनकी नेगोशिएशन जो हो रहा है उसमें इंक्लूड करें, इस पर भी चर्चा करें कि यूरोपियन यूनियन जो है वो इंडिया के अंदर एनवायरमेंट से रिलेटेड जो मामले या फिर जो भी हमें देखने को मिलते हैं कि एनवायरमेंट से रिलेटेड जो टेक्नोलॉजीज नई नई है, तो उस पर भी यूरोपियन यूनियन इंडिया के साथ जो है वो बातचीत करे और वेरियस चीजों में ट्रेड करे इसी चीज को लेकर, राइट। साथ ही साथ ये यूरोपियन यूनियन की डिमांड थी। अब हम लोगों ने क्या डिमांड रखी? हम लोगों ने बोला पहली बात तो भैया आपका जो वर्क वीजा है उसको इजी कर दो, जिससे कि हमारे लोग इंडियन जो है वहां पर जाएं, यूरोपियन यूनियन में आसानी से काम मिल सके उनको। स्टडी वीजा नॉर्म्स को भी आप आसान बनाओ, राइट, कि वहां पर पढ़ सके हमारे बच्चे जाकर। एज वेल एज ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज थी जिसमें यूरोपियन यूनियन नहीं माना। हमने यूरोपियन यूनियन को कहा कि हमें आप जो है वो स्टेटस दो डेटा सिक्योर का, डेटा सिक्योर का स्टेटस दो इंडिया को, कि इंडिया के अंदर डेटा जो है वो सिक्योर करके रखे जाएंगे, राइट। इसका मतलब साफ साफ ये इंडिया ये चाह रही थी कि बेंगलुरु जो हमारा आईटी हब है, राइट, तो इसको जो है वो काम मिलना बहुत ज्यादा शुरू हो जाए यूरोपियन यूनियन की तरफ से, यानी कि आउटसोर्सिंग होना जो है वो शुरू हो जाए बहुत और तेजी से। यूरोपियन कंपनीज इंडिया के अंदर आउटसोर्स करें अपने वेरियस प्रोजेक्ट्स को, राइट, आईटी प्रोजेक्ट्स वगैरह को। तो इसलिए हम डेटा सिक्योर स्टेटस जो है वो चाह रहे थे, राइट। तो ये चीज हम लोग को देखने को मिली और ये सब चीजें यूरोपियन यूनियन ने हम लोग को जो है वो नहीं दी, राइट। तो ये जो चीज थी इसको लेकर एक इशू हमें देखने को मिला। और अभी जो है वापस से बताया जा रहा है कि दिसंबर में बीटीआईए पर बातचीत, नेगोशिएशन जो है वो फिर से शुरू होने वाली है इंडिया और यूरोपियन यूनियन के बीच में। दैट्स व्हाई ये टॉपिक न्यूज में था। बट अभी भी क्या क्या चैलेंजेस हैं, तो बताया जा रहा है कि अभी जो है अगर हम लोग बात करें कि इसका जो अंतिम हल, यानी कि जो फाइनलाइजेशन जो होगा, कि फाइनल होगी जो ये डील या ये एग्रीमेंट बीटीआईए का, तो अभी दूर है, इसको फाइनल होना काफी दूर है, क्योंकि अभी भी काफी सारे इश्यूज हैं। एक तो देखो सबसे बड़ी चीज जो है, इंडिया मेक इन इंडिया प्रोग्राम के थ्रू हम लोग सेल्फ रिलायंट बन गए, आत्मनिर्भर जो है वो बन रहे हैं। हमने क्या किया, कोविड-19 का जब क्राइसिस देखा तो हमें पता लग गया कि अरे यार पूरी तरह से जो है वो बंद हो गए। क्या बंद हो गए? ट्रेड, राइट, एक्सपोर्ट इंपोर्ट, राइट, बंद हो गया। हमें आत्मनिर्भर बनने की सबसे ज्यादा आवश्यकता है। तो यूरोपियन यूनियन, इससे भी उसको प्रॉब्लम है यूरोपियन यूनियन को, क्योंकि ऑब्वियस ही बात है कि अगर इंडिया आत्मनिर्भर बन जाएगा तो
इंडिया यूरोपियन यूनियन को अपने प्रोडक्ट जो है वो भेजेगा और सभी कंट्री क्या चाहती हैं, एक्सपोर्ट करना, कि उनकी कंट्री से प्रोडक्ट जो है वो बाहर जाए। अब ऐसा क्यों? तो इसको सिंपल तरीके से समझने के लिए एक शॉपकीपर को दिमाग में रखो अपने। एक दुकान वाला, एक शॉपकीपर है। आप मुझे ये बताओ, दुकान वाला सामान को खरीदेगा तब कमाएगा या सामान को बेचेगा तब कमाएगा? ऑब्वियस ही बात है, आंसर आपका करेक्ट है, बेचेगा तब कमाएगा, बेचेगा तभी तो पैसा आएगा उसके पास। तो यूरोपियन यूनियन जब अपने प्रोडक्ट को इंडिया में बेचेगी, सेल करेगी, राइट, तब उसके पास जो है वो यूरोज आएंगे, राइट, है कि नहीं? तो ये चीज हम लोग को देखने को मिल रही है। बट यहां पे प्रॉब्लम हो गई, यहाँ पे इंडिया जो है वो सेल्फ रिलायंट बन रही है, तो यूरोपियन यूनियन को इससे भी प्रॉब्लम है, राइट। तो ऑब्वियस ही बात है कि यूरोपियन यूनियन इंडिया को एक मार्केट के तौर पर देख रही थी, बट अब इंडिया एक मैन्युफैक्चरिंग कंट्री के तौर पर उभर कर आ रहा है, तो ये भी एक बड़ा इशू है, राइट। और इंडिया और यूरोपियन यूनियन के ट्रेड की बात करें, तो अगर हम बात करें यूरोपियन यूनियन के ग्लोबल ट्रेड की, तो देखो अभी यहां पर यूरोपियन यूनियन को आप ध्यान में रखना कि यूरोपियन यूनियन इंडिया के साथ ट्रेड कर रही है, दूसरी अलग अलग कंट्री के साथ ट्रेड कर रही है। तो जो दूसरी कंट्री के साथ ट्रेड कर रही है और इंडिया के साथ ट्रेड कर रही है, तो इंडिया का जो ट्रेड का परसेंटेज है वो मात्र 3% से भी कम है। मतलब यूरोपियन यूनियन जो दूसरी कंट्री से ट्रेड कर रही है उसके कंपैरिजन में इंडिया के साथ 3% से भी कम उसका ट्रेड है। बट हम अपनी बात करें कि हम जो दूसरी कंट्री से ट्रेड कर रहे हैं और हम जो यूरोपियन यूनियन से ट्रेड कर रहे हैं, तो उस पर्सपेक्टिव से हम जो है वो 11% के आसपास हमारा जो है वो ट्रेड है। ये दोनों चीज देखिए अलग अलग परसेंटेज वाइज में लिखी हुई थी, इसलिए मैंने इस तरीके से आपको समझाने की कोशिश करी। तो मैं उम्मीद करता हूं आपको ये चीज समझ में आई होगी, राइट, इस तरीके की। तो ये तो यूरोपियन यूनियन के लिए हम उतने अच्छे ट्रेड पार्टनर नहीं है, बट हमारे लिए यूरोपियन यूनियन जो है वो अच्छा ट्रेड पार्टनर है। हमारा 11% ट्रेड जो होता है वो यूरोपियन यूनियन के साथ होता है। क्लियर हो गई आपको बातें? तो ये पूरा ओवरऑल टॉपिक था गाइस। मैं उम्मीद करता हूं आपको बहुत अच्छे से ये पूरी चीज समझ में आ गई होगी। बीटीआईए के बारे में भी समझ में आ गया होगा, क्या इशू चल रहा है यूरोपियन यूनियन और इंडिया के बीच में इस एग्रीमेंट को लेकर, क्यों ये एग्रीमेंट कंप्लीट नहीं हो पा रहा है, तो वो भी चीज आपको जो है समझ में आ गई होगी। और थोड़ा सा एक आपको आइडिया भी लग गया होगा कि यूरोपियन यूनियन और इंडिया के बीच में किस प्रकार के ट्रेड रिलेशन है आज की डेट में, राइट गाइज। ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहां पर सबसे पहले मैं आप लोग को कवर करवाऊंगा जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन अमेंडमेंट बिल 2021 के बारे में। देन वी विल गोइंग टू डिस्कस कि ये चाइल्ड वेलफेयर कमेटी, बाल कल्याण समितियां क्या होती हैं, इनके क्या फंक्शंस, इनके क्या रोल होते हैं, इनमें कौन से सदस्यों को शामिल किया जाता है। देन वी विल गोइंग टू डिस्कस अबाउट जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन एक्ट 2015। तो 2015 के भी जेजे एक्ट के बारे में मैं समझाऊंगा और स्टार्ट करेंगे जो मेन जो टॉपिक है ये जेजे अमेंडमेंट बिल 2021 के बारे में। जो ये बिल ऑलरेडी जो है वो पार्लियामेंट के द्वारा पास हो चुका है, तो इसके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन अमेंडमेंट बिल 2021। देखिए गाइस, इस कानून के तहत डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट डीएम, आप सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं, आईएएस बनने की तैयारी कर रहे हैं, आईएएस के बाद जो है वो आपको डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की पोस्ट मिलेगी, जिला अधिकारी की पोस्ट मिलेगी। तो जब आप जिला अधिकारी बनेंगे तब आपके पास पावर अब होने वाली है इस कानून के तहत कि ये जो पूरा जो कानून है जुवेनाइल जस्टिस एक्ट है, ये स्मूथली जो है वो चल सके, स्मूथली इसका इंप्लीमेंटेशन हो सके, उसके लिए डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को पावर दी जा रही है। मतलब कि कुल मिलाकर अगर सिंपल शब्दों में मैं आपको समझाऊं तो अब डीएम के पास पावर दी जा रही है ये देखने की कि ये जेजे एक्ट जो है वो प्रॉपर तरीके से काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। प्लस जो झूला घर, आप समझते हो झूला घर का क्या होता है, जहां पर बच्चे को रखा जाता है, प्लस जो बच्चों का जो एडॉप्शन हम लोग को देखने को मिलता है, जो बच्चों को, छोटे बच्चों को जो अडॉप्ट किया जाता है, राइट, कारा के तहत, तो उस पर भी अब पूरी निगरानी डायरेक्टली डीएम रखेंगे। इस कानून के तहत डीएम को जो है वो पावर दी जा रही है, राइट। तो ये चीज आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। प्लस साथ ही साथ जो भी बच्चे हम लोग को डिस्ट्रेस कंडीशन में देखने को मिलते हैं, यानी कि कुछ बच्चे जो हम लोग को बहुत ही संकट की स्थिति में देखने को मिलते हैं, तो उनके लिए भी डीएम जो है वो कार्य करेंगे, उनको उस संकट से निकालने के लिए एक्शंस लेंगे। तो ये डीएम को इस कानून के तहत सबसे पहले तो पावर दी जा रही है। ये वाली बात आपको समझ में आई? इसका मतलब ये है डीएम और एडीएम तो ये पूरी तरह से मॉनिटर करेंगे अलग अलग एजेंसीज को जो कि जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के तहत आती है। हर एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो अलग अलग एजेंसीज बनाई हुई है, डिपार्टमेंट्स बनाए हुए हैं, इसमें चाइल्ड वेलफेयर कमेटी भी है, जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड भी है, डिस्ट्रिक्ट चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट्स भी है, स्पेशल जुवेनाइल प्रोटेक्शन यूनिट्स भी शामिल है। तो इन सब पर अब डायरेक्टली मॉनिटर करेंगे, निगरानी रखेंगे डीएम।
और साथ ही साथ डीएम विल आल्सो कैरी आउट बैकग्राउंड चेक ऑफ सीडब्ल्यूसी मेंबर, चाइल्ड वेलफेयर जो कमेटी है इसके जो सदस्य हैं, इसके जो मेंबर हैं, तो हर एक सदस्य का बैकग्राउंड क्या है, कहीं उसके खिलाफ कोई क्रिमिनल चार्जेस तो नहीं है, किसके, चाइल्ड अब्यूज के, तो उसको भी देखा जाएगा। उस व्यक्ति का बच्चों के साथ किस प्रकार से बिहेवियर है उसको भी ऑब्जर्व किया जाएगा, क्योंकि यहां पर छोटे बच्चों की देखभाल करने के लिए कमेटी हम लोग को देखने को मिल रही है, चाइल्ड वेलफेयर कमेटी। तो इसमें उसी व्यक्ति को रखना है जो व्यक्ति उस लायक हो बच्चों की देखभाल करने के, एजुकेटेड हो तो उसका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन भी चेक किया जाएगा, राइट। और हालांकि एजुकेशनल क्वालिफिकेशन मिनिमम कितना होना चाहिए उसके बारे में कोई जानकारी नहीं है, बट फिर भी डीएम देखेंगे कि सामने वाले यानी कि जो व्यक्ति है वो एजुकेटेड है कि नहीं बच्चों को डील करने के लिए। पता लगे छोटे बच्चों को खाने के तौर पर जो खाना, जैसे आप होता है बहुत छोटे बेबी होते हैं 1-2 साल के, राइट, तो उनको पूरी हर प्रकार की चीजें नहीं खिलाई जाती, अब वो व्यक्ति पता लगे उनको कुरकुरे खिला रहा है, राइट। वैसे तो आजकल बच्चे बहुत जल्दी ये सब जंक फूड्स है वो खाना सीख जाते हैं, बट फिर भी मैं छोटे बच्चों की स्पेशली बात कर रहा हूं, आप समझ पा रहे होंगे, रिलेट कर रहे होंगे, राइट। तो वो वाली बात है, तो वो सब चीजें भी डीएम ऑब्जर्व करेंगे। डीएम आर ऑल्सो to check possible criminal background to ensure that no cases of child abuse or child sexual abuse are found against any member before they are appointed। तो वही चीज जो मैंने भी आपको समझाई कि सीडब्ल्यूसी के जो मेंबर्स हैं, सदस्य हैं, उनको ये भी चेक किया जाएगा कहीं कोई चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज का मामला या चाइल्ड अब्यूज का मामला उस व्यक्ति के खिलाफ, उस मेंबर के खिलाफ तो नहीं है, राइट। और अगर है तो ऐसे मेंबर को फिर नहीं रखा जाएगा सीडब्ल्यूसी के अंदर, चाइल्ड वेलफेयर कमेटी के अंदर, राइट। इसके अलावा यह भी कहा गया कि चाइल्ड वेलफेयर कमेटी जो है ये अपनी रिपोर्ट रेगुलर बेसिस पर सबमिट करेंगी डीएम को, पूरी ये इनकी जितनी भी एक्टिविटीज हैं, राइट, सीडब्ल्यूसी की पूरी एक्टिविटीज डीएम तक जो है वो पहुंचेगी, राइट, पीरियोडिकली और रेगुलर बेसिस पर। एंड सीरियस ऑफेंसेस भी जो है इंक्लूड किए जा रहे हैं। इसमें बताया जा रहा है कि जो भी व्यक्ति यानी कि इस जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के तहत सही तरीके से अगर मतलब यानी कि जो इस कानून के तहत चाइल्ड वेलफेयर कमेटी की बात करें या बच्चों की देखभाल की बात करें, तो उसमें अगर कोई व्यक्ति पाया गया कि वो सही तरीके से बच्चों की देखभाल नहीं कर रहा है, इस कानून के प्रोविजन को प्रॉपर तरीके से फॉलो नहीं कर रहा है, तो उसको मैक्सिमम पनिशमेंट, मैक्सिमम जेल जो होगी वो 7 साल से ज्यादा की होगी। मिनिमम के बारे में कुछ मेंशन नहीं है, तो आप ये कह सकते हैं कि मिनिमम मतलब 7 साल से कम कितना भी हो मिनिमम, राइट। तो ये चीज यहां पर बताई जा रही है। अब इसके अलावा अभी तक क्या होता था कि जो भी बच्चे जो अडॉप्ट किए जाते थे तो उसका अडॉप्शन ऑर्डर जो हुआ करता था वो कोर्ट पास करती थी, बट अब डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को ही पावर दी जा रही है, इवन एडीएम्स को पावर दी जा रही है कि वो अब इशू कर सकते हैं अडॉप्शन ऑर्डर्स को, गोद लेने के आदेश को जारी किया जा सकता है डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के द्वारा, पहले कोर्ट जो है वो जारी करती थी। तो ये कुछ पावर्स हैं एक्स्ट्रा जो कि जे कानून के तहत हम लोग को देखने को मिली है। बाकी मैं आपको चाइल्ड वेलफेयर कमेटी के बारे में समझाऊं। सेक्शन 27 क्लॉज 1 जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन एक्ट 2015 का ये क्या कहता है कि चाइल्ड वेलफेयर कमिटीज जो हैं इन्हें स्टेट गवर्नमेंट जो है वो बनाएंगी, कॉन्स्टिट्यूट करेंगी एक नोटिफिकेशन के थ्रू ऑफिशियल गैजेट में। हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर एक चाइल्ड वेलफेयर कमेटी होना जरूरी है, और ये कमेटी का काम जो है वो क्या हमें देखने को मिलेगा कि बच्चों की देखभाल करने का ये कमेटी काम करेगी। ये कमेटी ऑब्जर्व करेगी कहां कहां पर बच्चे डिस्ट्रेस में है, प्रॉब्लम्स में है, उनकी प्रॉब्लम्स को कैसे ठीक करना है, उससे रिलेटेड पॉलिसीज वगैरह क्रिएट करेंगी, राइट। तो ये इसका काम होगा इस कमेटी का, राइट। तो ये जे एक्ट जो हमें 2015 का देखने को मिला था उसके तहत चाइल्ड वेलफेयर कमेटी जो है वो बनाई गई, तैयार जो है वो की गई। स्टेट गवर्नमेंट को हर एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर चाइल्ड वेलफेयर कमेटी को अपॉइंट करना है। तो ये चीज इस कानून के अंदर 2015 के जे एक्ट के अंदर हमें देखने को मिली। इस कमेटी के अंदर एक चेयरपर्सन होने चाहिए, 4 मेंबर्स होने चाहिए, राइट। जो भी स्टेट गवर्नमेंट मतलब जिस प्रकार से भी मेंबर को रखना चाहे, स्टेट गवर्नमेंट को जो भी मेंबर जो है फिट लगता है, तो ऐसे 4 मेंबर जो है वो होने चाहिए इसके अंदर। इसमें एटलीस्ट एक, 4 में से एटलीस्ट एक जो है वो वुमेन होनी चाहिए, और एक एक्सपर्ट होना चाहिए जो कि बच्चों की फील्ड से रिलेटेड हो, राइट। तो ये चीज हम लोग को देखने को मिल रही है। और चाइल्ड वेलफेयर कमेटी के जो सदस्य, जो मेंबर्स हम लोग को देखने को मिलते हैं, राइट, तो उनकी एलिजिबिलिटी कंडीशन की बात करें कि वो किस प्रकार से एलिजिबल होंगे, यानी कि उनकी एलिजिबिलिटी कंडीशन क्या है, किनको रखना है। तो ये जुवेनाइल जस्टिस एक्ट 2015 का जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन मॉडल रूल्स 2016 एक है, जिसके थ्रू बताया गया एक चेयरमैन और जो मेंबर जो है इनकी उम्र जो होनी चाहिए 35 ईयर्स की प्लस की होनी चाहिए, पहला कंडीशन।
दूसरी कंडीशन, मिनिमम 7 साल का उनके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए बच्चों की फील्ड में काम करने का, राइट? एजुकेशन की फील्ड से रिलेटेड, हेल्थ या फिर वेलफेयर एक्टिविटी से रिलेटेड, या फिर वो प्रोफेशनल होना चाहिए, उसके पास एक डिग्री होनी चाहिए चाइल्ड साइकोलॉजी की, राइट, साइकेट्री की, राइट, और सोशल वर्क की, सोशियोलॉजी की, या ह्यूमन डेवलपमेंट की, राइट, या लॉ से रिलेटेड फील्ड की, या कोई व्यक्ति अगर रिटायर्ड जुडिशियल ऑफिसर है तो उसको भी रखा जा सकता है। तो ये एलिजिबिलिटी कंडीशन जो है वो बताई गई है। तो ये वाला पॉइंट भी आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है इस कानून को एग्जीक्यूट करने की और रूल्स को एग्जीक्यूट करने की, इंप्लीमेंट करने की, वो स्टेट और यूनियन टेरिटरी के अंडर हमें देखने को मिल रही है। बट 2021 के अमेंडमेंट के थ्रू इसको इंप्लीमेंट करने की पावर जो है वो डीएम और एडीएम को जो है वो दी गई है, जिसके बारे में अभी हमने डिस्कस किया। ठीक है, तो ये एक इंपॉर्टेंट चीजें थी अमेंडमेंट से रिलेटेड। बट आपको मेन जो कानून है 2015 का वो भी पता होना चाहिए, जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन एक्ट 2015, क्योंकि ये आप पता कर लोगे तो ये टॉपिक पूरा अच्छे से आपका क्लियर हो जाएगा, कोई भी कंफ्यूजन नहीं बचेगा दिमाग में। तो देखिए, ये कानून जो है वो लाया गया था, पार्लियामेंट ने इस कानून को 2015 में पास किया। उस समय जुवेनाइल डिलिंक्वेंसी लॉ और जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन एक्ट 2000 था, तो इसको रिप्लेस करके, इसको हटाकर ये नया कानून जो है वो लाया गया। अब आइए समझते हैं इस नए कानून के अंदर हम लोग को क्या क्या चीजें देखने को मिलती है। इसने अलाउ किया कि जो भी जुवेनाइल्स हम लोग को देखने को मिलते हैं, जैसे कि जो भी बच्चे जिनकी उम्र 16 से 18 साल की है, राइट, वो कानून का उल्लंघन करते हैं, वॉयलेट करते हैं, वेरियस क्राइम्स वगैरह करते हैं, तो किस प्रकार से उन्हें सजा मिलनी है, उन्हें एडल्ट माना जाएगा या उन्हें चिल्ड्रन के तहत सजा जो है वो दी जाएगी, चाइल्ड मानकर जो है वो सजा दी जाएगी, तो वो डिसाइड करेगा जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड, राइट। तो ये चीज आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है कि नेचर ऑफ क्राइम, किस क्राइम का नेचर क्या होना चाहिए, वो जुवेनाइल की कैटेगरी में जाएगा, माइनर चाइल्ड के तौर पर जो है वो उस व्यक्ति उस यानी कि उस क्रिमिनल का, यानी कि जो बच्चा है जिसने क्राइम किया है, तो उसका उसकी जो कार्रवाई चलेगी वो माइनर के तौर पर चलेगी या नॉर्मल मेजर के तौर पर चलेगी, तो ये डिसाइड करेगी जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड। देखिए, ये चीज काफी तेज कब हो गई थी, जब 2012 में दिल्ली गैंगरेप हमें देखने को मिला था, क्योंकि उसमें एक आरोपी जो था, एक बच्चा जो था, वो 18 साल से कम की उम्र का था, ये क्रिमिनल, राइट। तब उस समय ये बहुत कंफ्यूजन हो रहा था कि अरे यार, इसको जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के तहत इसके खिलाफ कार्रवाई करनी है या फिर इसको जो है वो नॉर्मल प्रोसीजर के थ्रू इसके खिलाफ जो है वो कार्रवाई करनी है। तो ये एक चीज थी, तो उसके लिए ये चीज जो है वो अब तेज हो गई कि जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड जो है अब ये जो है वो निर्धारित करेगा, डिटरमाइन करेगा कि क्राइम जो है वो किस टाइप का है और उस क्राइम में किस तरह की सजा जो है वो देनी चाहिए एक, मतलब क्रिमिनल को जिसकी उम्र 18 साल से कम की है, राइट। इवन इस कानून के अंदर कुछ प्रोसीजर्स भी हैं कि जैसे कि जो ऑर्फन्स वगैरह, जो अबेंडेड या सरेंडर्ड बच्चे जो हम लोग को देखने को मिलते हैं, जो अनाथ बच्चे होते हैं, कई बार जो बच्चे हम लोग को देखने को मिलते हैं वो खो जाते हैं, गुम जाते हैं, राइट, उनके माता पिता मिल नहीं पाते, राइट। तो ऐसे जो बच्चे होते हैं, तो उनके एडॉप्शन का पूरा प्रोसीजर भी इस कानून के अंदर लिखा हुआ है कि कैसे ऐसे बच्चों को अडॉप्ट किया जाएगा। इवन ये बताया गया है कि हमारे पास जो आज की डेट में कारा हमें देखने को मिलती है, सेंट्रल एडॉप्शन रिसोर्स अथॉरिटी, कारा, राइट, इसे स्टैट्यूटरी बॉडी जो है वो बना दिया गया। और आपको पता होना चाहिए गाइस कि इंडिया के अंदर अगर किसी बच्चे को अडॉप्ट करना है तो कारा के थ्रू आप अडॉप्ट कर सकते हैं। कारा जो है वो लीगलाइज, मतलब एडॉप्शन जो है का सर्टिफिकेट प्रोवाइड कराती है, राइट। एडॉप्शन को कंप्लीट करने का काम जो होता है, यानी कि किसी व्यक्ति को अगर किसी बच्चे को अडॉप्ट करना है तो कारा के तहत ही अडॉप्शन लीगली जो है वो किया जाता है इंडिया के अंदर। तो ये वाला पॉइंट भी आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है, ठीक है। बात क्लियर है यहां तक? तो ये था पूरा ओवरऑल टॉपिक। बट अभी मैं आपको थोड़ा सा समझाऊंगा कि ये टॉपिक हमें न्यूज में क्यों देखने को मिला है, राइट। देखिए, मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट ने प्रपोजल रखा है, ड्राफ्ट अमेंडमेंट टू जेजे मॉडल रूल्स 2016 का प्रपोजल। और मैंने आपको बताया प्रपोजल एग्जामिनेशन के लिए काम का नहीं होता है, बट हाँ फिर भी हमें इसको थोड़ा सा देखना होता है, जिससे कि हमें आइडिया लगता है कि सरकार किस डायरेक्शन पे कदम उठा रही है। देखिए, इसके अंदर ये चीज बताई जा रही है, पहले तो हमें देखने को मिला कि ये वाला कानून जैसे ही पास हुआ तो उसके बाद ये अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको समझाया था ना, 2016 का ये जेजे मॉडल रूल्स हम लोग को देखने को मिलता है, राइट। अभी थोड़ी देर पहले हमने इस रूल्स के बारे में जो है वो चर्चा करी थी। तो इस रूल के अंदर कुछ चेंजेस करने को लेकर मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट ने प्रपोजल जो है वो रखे हैं। तो क्या अमेंडमेंट प्रपोज किए गए हैं, क्या चेंजेस को प्रपोज जो है वो किया गया है? तो जो भी व्यक्ति, जो भी इंडिविजुअल जिसे फॉरेन एड, मतलब किसी प्रकार से फॉरेन सहायता मिलती है, राइट, कोई भी व्यक्ति अगर
फॉरेन अमाउंट वगैरह या सहायता वगैरह एड वगैरह जो है रिसीव करता है पर्सनल कैपेसिटी में भी, या फिर अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा है वो, और वो ऑर्गेनाइजेशन को अगर फॉरेन एड मिलती है, तो ऐसे व्यक्ति को चाइल्ड वेलफेयर कमेटी का मेंबर नहीं बनाया जाएगा। क्लियरली ये चीज जो है वो बता दी गई क्लियरली कि फॉरेन एड, फॉरेन से सहायता, फॉरेन करेंसी में यानी कि फॉरेन कंट्री से किसी भी व्यक्ति को इस प्रकार की सहायता मिलती है, एड मिलता है, तो वो व्यक्ति चाइल्ड वेलफेयर कमेटी का हिस्सा नहीं होगा। पॉइंट नंबर 1 टू बी नोटेड कि ये प्रपोजल रखा गया है। दूसरा, सेंट्रल अडॉप्शन एजेंसी जो कारा हम लोग को देखने को मिलती है अभी, जिसके बारे में हमने बात करी, राइट, तो इसको पावर दी जा रही है कि ये नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट इशू कर सकती है एनआरआईज और ओसीआईज, ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया के अडॉप्शन के लिए। जैसे कि कोई एनआरआई व्यक्ति आया और उसे इंडिया के अंदर बच्चे को जो है वो अडॉप्ट करना है, तो पहले उसे कारा के पास जो है वो जाना पड़ेगा, क्योंकि कारा जो है वो लीगल अडॉप्शन जो है वो प्रोवाइड करेगी, लीगलाइज करेगी। तो अब कारा एनआरआई और ओसीआईज को भी एनओसी सर्टिफिकेट दे सकती है कि मतलब कि ये व्यक्ति जो है ये अडॉप्ट करने के लिए अब एलिजिबल है, इनको अडॉप्शन कर दिया, मतलब ये अडॉप्ट कर सकते हैं बच्चे को, और इनको एनओसी दे दी जाएगी, राइट, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट जो है वो। तो ये कौन नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट पास करेगी? तो ये कारा कर सकती है। तो कारा को जो है ये बोल रहे हैं कि प्रपोजल रखा है कि इसको पावर दी जाए। तो ये था पूरा पूरा टॉपिक जो कि न्यूज में आया था, बट मेन जो आपकी काम की चीज थी, एक तो ये 2021 का अमेंडमेंट जेजे एक्ट के अंदर, और 2015 का कानून आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए, और जिसके बारे में अभी हम लोगों ने जो चर्चा करी चाइल्ड वेलफेयर कमेटी के बारे में, सीडब्ल्यूसी के बारे में, तो उसका एक आपको जनरल सा आइडिया होना चाहिए। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ ये टॉपिक बहुत अच्छे से आपको समझ में आ चुका होगा। अब गाइस देखो, ये वाला टॉपिक हालांकि उतना कुछ ज्यादा खास काम का नहीं है, बट फिर भी आपको इसकी एक अंडरस्टैंडिंग जो है वो होनी चाहिए। और आपको वैसे पता भी है कि पॉलिटिकल पार्टी के अंदर जो है वो इलेक्शंस होते नहीं है। अब आप बोलोगे सर पॉलिटिकल पार्टी के अंदर इलेक्शन, कुछ बात समझ में नहीं आया। देखो, पॉलिटिकल पार्टी में भी हम लोग को देखने को मिलता है, पॉलिटिकल पार्टी के जो प्रेसिडेंट होते हैं और भी अलग अलग पद हम लोग को पॉलिटिकल पार्टीज के अंदर देखने को मिलते हैं, अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज के अंदर। तो इन लोग क्या करते हैं, अपने मेंबर्स के बीच में इलेक्शन करते हैं कि किसको जो है वो हमें प्रेसिडेंट चूज करना है, राइट। विप विप वगैरह को लेकर वैसे तो सीनियर मोस्ट को विप जो है वो घोषित कर दिया जाता है, और भी विप एक नहीं होता, बहुत सारे मेंबर्स हम लोग को इनके विप में देखने को मिलते हैं। और भी अलग अलग पद, जैसे कि इंपॉर्टेंट पोस्ट वगैरह जो होती है पॉलिटिकल पार्टीज के अंदर, तो ये बताया जा रहा है कि ये पॉलिटिकल पार्टीज के अंदर रेगुलर बेसिस पर इलेक्शन कंडक्ट नहीं हो रहा है, राइट। तो उसको लेकर ये पूरा मामला जो है वो सामने था, एक पिटीशन जो है वो सामने आई थी, वो यही बोल रही थी कि यार जल्द इंटरनल इलेक्शन जो है वो रेगुलर बेसिस पर कंडक्ट करवाया जाए सभी पॉलिटिकल पार्टीज में, राइट। और दिल्ली हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को जो है वो कहा है कि इस पिटीशन पर आप रिप्लाई करें, और हाई कोर्ट ने ऑर्डर भी जो है वो दिया है, राइट। और इवन इलेक्शन कमीशन को भी कहा है कि आप मैंडेटरी करो कि सभी पॉलिटिकल पार्टीज के अंदर इंटरनल इलेक्शन जो है वो होने चाहिए। जो भी पॉलिटिकल पार्टी रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट के सेक्शन 29A के तहत रजिस्टर्ड है, तो वहां पर होना चाहिए, रेगुलर बेसिस पर इलेक्शन जो है वो कंडक्ट होने चाहिए, इंटरनल इलेक्शन कंडक्ट होने चाहिए पार्टीज के अंदर। इलेक्शन कमीशन ने 1996 में इशू किया था एक लेटर सभी रिकॉग्नाइज नेशनल और स्टेट पॉलिटिकल पार्टीज को और रजिस्टर्ड अनरिकॉग्नाइज पार्टीज को। कहा था कि जो वेरियस प्रोविजन जो है ऑर्गेनाइजेशनल इलेक्शन को लेकर, यानी कि पार्टी इलेक्शन को लेकर, वो फॉलो नहीं किए जा रहे हैं, राइट। और कहा गया था कि उनको पॉलिटिकल पार्टीज को कि वो आप अपने अपने जो कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि आपकी जो पॉलिटिकल पार्टी का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, राइट, तो संविधान जो है आपकी अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज का, राइट, तो आप उसके अकॉर्डिंग जो है वो आप अपना रेगुलर बेसिस पर इंटरनल इलेक्शन कंडक्ट कराएं, राइट। और ये तो बोल दिया था 1996 में, बट इलेक्शन कमीशन ने इस पर जो है वो अपनी देखभाल, मतलब देखरेख नहीं करी, राइट, देखा नहीं, इस पर निगरानी जो है वो नहीं रखी, राइट, निरीक्षण जो है वो नहीं किया। तो अब दिल्ली हाई कोर्ट ने जो है वो इलेक्शन कमीशन को कहा है कि आप जो है उसको तरीके से मॉनिटर करें और ये इंश्योर करें कि पॉलिटिकल पार्टीज के अंदर इंटरनल इलेक्शन जो है वो रेगुलर बेसिस पर कंडक्ट किया जाए। और आज की डेट में क्या क्या चैलेंजेस, क्या क्या कंसर्न है, तो यही चीज देखने को मिलती है कि पॉलिटिकल पार्टीज में एक ही हम लोग को फैमिली से जो सदस्य जो है वो देखने को मिलते हैं लगातार, राइट, जो कंटिन्यू रहते हैं पॉलिटिकल फैमिली के से ही जो टॉप लीडरशिप में सदस्य हम लोग को पार्टी के अंदर देखने को मिलते हैं, राइट। तो ये चीज आप जानते हैं बहुत अच्छे से, मुझे आपको समझाने की जरूरत नहीं है कि किस प्रकार से पॉलिटिकल पार्टी में सिर्फ टॉप लीडर्स ही जो होते हैं एक ही पर्टिकुलर फैमिली के, राइट, या फिर कुछ लोग जो होते हैं अलायंस जिन्होंने क्रिएट किया होता है, तो वही बस टॉप में रहते हैं, बाकी दूसरों को मौका नहीं मिलता है लीडरशिप में आने का, टॉप में आने का। तो ये एक चीज है, ट्रांसपेरेंसी की कमी है, इंटरनल डेमोक्रेसी की कमी हम लोग को पॉलिटिकल पार्टीज के अंदर देखने को मिलती है, राइट। तो ये सब चीजें जो है वो बताई जा रही है। और आपको बता दें गाइस कि टोटल 2598 पॉलिटिकल पार्टीज है वो रजिस्टर है हमारी कंट्री के अंदर, उनके पास खुद के जो सिंबल्स हैं जो कि इलेक्शन कमीशन के द्वारा जो है वो प्रोवाइड किए गए हैं। और ये जो पिटीशन जो सामने आई है, तो ऑब्वियस ही बात है कि इस पर जो है वो
वो करना चाहिए, इस पर रिफॉर्म्स लाने की काफी ज्यादा आवश्यकता है। जैसे कि पॉलिटिकल पार्टी के रिफॉर्म्स से रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन आए ना तो आप ये वाली चीज मेंशन कर सकते हैं। जैसे कि एक क्रिमिनलाइजेशन, पॉलिटिकल पार्टी से क्रिमिनलाइजेशन को जो है वो रोकना, तो ये आप एक पॉइंट जो है वो मेंशन कर सकते हैं। दूसरा आप ये पॉइंट मेंशन कर सकते हैं कि इंटरनल इलेक्शन जो है वो पॉलिटिकल पार्टीज के अंदर रेगुलर बेसिस पर होना चाहिए, जैसे कि पॉलिटिकल पार्टी के सभी सदस्यों को मौका मिले, राइट, टॉप और मोस्ट इंपॉर्टेंट पोस्ट में आने का पॉलिटिकल पार्टी के। ठीक है, तो ये चीजें सिंपल थी जिसके बारे में आपको बेसिक सा आइडिया होना चाहिए, बाकी ऐसा कुछ खास इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं था। गाइस, जैसा कि आपने कई बार जो है वो देखा होगा टीवी पर या वीडियो क्लिप्स के माध्यम से या न्यूज पर कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के बीच में हाथापाई हो गई, कुर्सी उठा के फेंक दी उन्होंने, एक दूसरे के ऊपर बोतलें फेंक दी, राइट, गाली गलौज कर दी, हाउस का जो बिजनेस है उसको जो है वो खराब कर दिया, स्मूथली चलने नहीं दिया, डिस्टर्ब कर दिया हाउस के बिजनेस को। हाउस का बिजनेस क्या होता है ये बात तो पता है ना आप लोगों को। पार्लियामेंट का बिजनेस क्या है? पार्लियामेंट का बिजनेस है कि बिल्स पास करना, कानून बनाना। लेजिस्लेचर का काम है कानून बनाने का, है कि नहीं, बोलो, कानून बनाने का। जो भी इंपॉर्टेंट मुद्दे हैं उस पर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो है वो डिस्कशन करें, तो ये इसका काम होता है, बिजनेस का बिजनेस होता है हाउस का, राइट, ये उसका काम है, राइट। तो जो भी व्यक्ति हाउस के बिजनेस को अगर हैम्पर करता है, तो यहां पर बात की जा रही है राज्यसभा की, तो उसके खिलाफ जो है वो कार्रवाई होती है, उसको पनिश किया जाता है। अब मेरा आपसे एक सवाल है, इसका आंसर लिखकर बताएं कि राज्यसभा के अंदर कोई, नीचे कमेंट बॉक्स में सभी लोग लिखकर बताएंगे, सभी लोग, राइट, राज्यसभा के अंदर अगर कोई व्यक्ति इस प्रकार की कार्रवाई कर रहा है, ये यानी कि हाउस के जो बिजनेस है, नॉर्मल बिजनेस जो है उसको ठीक से चलने नहीं दे रहा, मिसकंडक्ट कर रहा है, तो उसके खिलाफ पनिशमेंट यानी कि उसको पनिश जो है वो कौन करता है? ऑप्शन ए प्रेसिडेंट, ऑप्शन बी प्राइम मिनिस्टर, ऑप्शन सी प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ द हाउस यानी कि राज्यसभा के केस में चेयरमैन, एंड ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। बताइए कौन पनिश करेगा? बताओ बताओ बताओ, फटाफट बताओ, बताओ, जल्दी से लिखकर बताओ, बिल्कुल टाइम नहीं दूंगा मैं आपको। ए बी सी डी क्या होगा करेक्ट आंसर? जल्दी लिखकर बताओ। जिसने भी सी लिखा है गलत लिखा है। अब आप बोलोगे सर कैसी बात कर दी, गलत लिखा? हमने तो पढ़ा था कि चेयरमैन के पास जो है वो पावर होती है, राइट, पनिश करने की। ढंग से नहीं पढ़ा बेटा, तुम लोग यूपीएससी को बहुत हल्के में ले रहे हो, बहुत हल्के में ले रहे हो। यूपीएससी का गेम अब वैसा नहीं रहा जो आज से 5-6 साल पहले हुआ करता था। अब यूपीएससी का गेम पिछले 3 सालों से बदल चुका है। लोग प्रीलिम्स क्रैक नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि ढंग से नहीं पढ़ रहे हैं। यूपीएससी अब बोल रहे हैं ना कि अब बैंड बजा रही है अब, और यूपीएससी ने क्लियरली ये चीज कह दी है, इफ यू आर मेंस रेडी देन ओनली कम, अदरवाइज डोंट कम हियर। एग्जाम देने बताओ, अगर आप मेंस के लिए रेडी नहीं हो तो। अगर आप यूपीएससी को अभी तक नहीं समझ पाए हो कि यूपीएससी किस तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछेगी, और क्वेश्चन सिंपल है, क्वेश्चन सिंपल है कि भाई किसके पास पावर है पनिश करने की। अब आप बोलोगे सर आप गलत बोल रहे हो, डी तो हो ही नहीं सकता, हमने तो पढ़ा है राज्यसभा के चेयरमैन के पास पावर होती है, राइट, प्रिसाइडिंग ऑफिसर के पास पावर होती है। नहीं होती, अभी सिखा दूंगा, अभी बता दूंगा। लक्ष्मीकांत उठा के फिर से पढ़ लो, आपको क्लियर लाइन जो है वो दिखाई दे देगी, और अभी मैं बताने वाला हूं आपको, तो आपको खुद क्लियर हो जाएगा कि हाँ यार सही बोल रहे थे, हमने यहाँ पे ध्यान नहीं दिया। तो मैं जो यूपीएससी का बैच जो चलाता हूं ना गाइस, जनरल स्टडीज का पूरा पर्सनली अब इन्वॉल्व होकर मैं चला रहा हूं, वो इसलिए क्योंकि मैं फोकस करता हूं कि कहां पर क्या चीज आप जो है वो गलती करोगे, और वो गलती मैं आपकी सुधारूं कि यहां पर ये गलती नहीं करनी है। इस तरीके से क्वेश्चन है, सिंपल इजी क्वेश्चन है, बट ध्यान से नहीं पढ़ोगे तो ऊपर से निकल जाएगी सब चीजें, और लगेगा भी ऐसा कि यार ऊपर से निकल गई, लगेगा भी ऐसा कि अरे हाँ यार ये तो सही लिखा है कि राज्यसभा के चेयरमैन जो है उनके पास पावर होती है। लिखा है क्लियरली कि राज्यसभा के चेयरमैन के पास पावर है कि जो भी व्यक्ति मिसकंडक्ट करता है हाउस के अंदर, तो उसके खिलाफ जो है, मतलब इसके पास पावर है कि ये हाउस पे स्मूथ प्रोसीडिंग जो है वो कंडक्ट करे, राइट। क्या है पावर? सदन की कार्यवाही सुचारू रूप से जारी रखने की शक्ति सभापति या अध्यक्ष के पास होती है। बस यहां पे पढ़ के आपने सोच लिया कि पनिश करने की पावर जो है वो चेयरमैन के पास है। बेटा पनिश करने की पावर चेयरमैन के पास नहीं है, यही यूपीएससी का खेल है। ये जो समझ लिया ना अपने इस चीज को, तो एग्जाम क्वालिफाई कर लोगे, राइट। और यूपीएससी के बैच में यही पॉइंट मैं इस तरीके से कवर करा रहा हूं, और क्योंकि ट्रेंड चेंज हो गया यार, आज की डेट में अगर आप प्रॉपर तरीके से डेप्थ में चीजों को कवर नहीं करोगे तो इट विल बी वेरी डिफिकल्ट, राइट। तो चलो अभी मैं आपको समझाता हूं। तो देखिए, पहली बात तो ये टॉपिक इंपॉर्टेंट नहीं है, ये वाला जो न्यूज जो आई है वो इंपॉर्टेंट नहीं है, टॉपिक इज इंपॉर्टेंट, राइट। अभी जो न्यूज आई थी, एक जनरल से मैं आपको आइडिया दे दूं कि अपोजिशन के ऊपर जो है वो आरोप लगे कि उन्होंने हाथापाई कर रही है, किसके साथ? सुरक्षा कर्मचारियों के साथ, सिक्योरिटी ऑफिशियल्स वगैरह के साथ जो है वो हाथापाई करी है, और अभी तक कोई भी कार्रवाई जो है वो उनके खिलाफ नहीं हुई है। तो इसको लेकर अभी न्यूज चली थी, बट हम पढ़ेंगे टेक्निकलिटीज जो कि यूपीएससी आपसे पूछेगी। तो जो चेयरमैन होते हैं, चेयरमैन
तो उनके पास पावर हमें देखने को मिलती है कि स्मूथ प्रोसीडिंग चले हाउस की, तो इसके लिए इनके पास पर्याप्त पावर होती है चेयरमैन के पास। आप बोलोगे सर अभी तो आप बोल रहे थे चेयरमैन नहीं होगा, ऑप्शन सी करेक्ट नहीं होगा, आपने नन ऑफ दी अबव ऑप्शन दे दिया, तो ऑप्शन करेक्ट क्या है बताओ? बता रहे, सबर रखो, बता रहे। इफ एनी रूल्स आर वायलेटेड, कोई भी अगर रूल जो हम लोग को देखने को मिलता है हाउस का, अगर उसका उल्लंघन होता है तो चेयरमैन के पास पावर होती है डिसिप्लिनरी एक्शन, क्या लिखा है बेटा, इनिशिएट करने की, शुरू करने की, पनिश करने की नहीं होती। अभी समझाऊंगा, अभी आएगा वो वाला पॉइंट भी, क्योंकि ऊपरी ऊपरी से पढ़ रहे हो तुम लोग, ऊपरी वाला खेल नहीं है यूपीएससी का बेटा। बट रूल्स ऑफ द हाउस डू नॉट एम्पावर पार्लियामेंट टू इन्फ्लिक्ट एनी पनिशमेंट ऑन इट्स मेंबर अदर देन सस्पेंशन फॉर क्रिएटिंग डिसऑर्डर इन द हाउस। अगर कोई एमपी डिसऑर्डर करता है हाउस में, अगर मतलब इस प्रकार की हरकत करता है, मिसकंडक्ट करता है, तो पार्लियामेंट जो है वो सस्पेंड करने के अलावा और कोई पनिशमेंट जो है वो उसको नहीं दे सकती। यानी कि मैक्सिमम जो पनिशमेंट होगी वो सस्पेंशन की होगी। और सस्पेंशन की भी कैसे, जैसे कि मैं मान लेता हूं अभी मानसून सेशन चल रहा है, ठीक है, एग्जांपल के तौर पर 3 सेशन होते हैं, विंटर सेशन, मानसून सेशन, बजट सेशन, ये वाली चीज आपको पता होगी। अगर ये मानसून सेशन चल रहा है, मान लेता हूं मैं 5 ही दिन बचे हैं मानसून सेशन के खत्म होने में, तो उसको 5 दिन, मैक्सिमम 5 दिन के लिए सस्पेंड किया जा सकता है, उससे ज्यादा नहीं। तो सिर्फ उसको सस्पेंड करेंगे। बट हाँ, केस टू केस वेरी करता है, अगर बहुत ही गंभीर आरोप इसने कर दिया तो फिर उसको निकाला भी जा सकता है, तो वाला प्रोविजन भी है। बट अभी के लिए मैक्सिमम सस्पेंशन की हम लोग को देखने को मिलती है कि इनके पास पावर होती है। अब देखिए, बहुत ध्यान से समझिएगा, रूल 256 जो राज्यसभा के रूल ऑफ प्रोसीजर का है, जो कि बोलता है कि अगर हाउस के अंदर कोई मिसकंडक्ट कर रहा है, हाउस के बिजनेस को प्रॉपर तरीके से चलने नहीं दे रहा है, हैम्पर कर रहा है, तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी, उस एमपी को सस्पेंड किया जाएगा, राइट, उसके खिलाफ कार्रवाई होगी, सस्पेंड किया जाएगा। अब ध्यान से पढ़िए, हाउ एवर द पावर टू सस्पेंड एन एमपी इज वेस्टेड इन द हाउस, नॉट द चेयरमैन। क्या लिखा है, हिंदी में भी बताऊं, किसी सांसद को निलंबित करने की शक्ति सदन में निहित होती है, अध्यक्ष में नहीं। तो उसको पनिश करने की पावर किसके पास है बेटा? हाउस के पास है, राइट, चेयरमैन के पास नहीं है। तो इसलिए डी ऑप्शन इज करेक्ट, राइट। तो काफी सारे लोग बोलेंगे अरे नहीं नहीं चेयरमैन, नहीं चेयरमैन, चेयरमैन इनिशिएट कर रहा है, बट पनिश कौन कर रहा है अल्टीमेटली, सस्पेंड कौन कर रहा है अल्टीमेटली? पावर सस्पेंड करने की किसके पास है? हाउस के पास है। तो इस तरीके से नहीं पढ़ोगे तो क्लैरिटी नहीं होगी, और क्लैरिटी नहीं होगी तो बोलोगे यूपीएससी ने गलत मार्क कर दिया, यूपीएससी ने आंसर की में गलत कर दिया, बस यही यही सर पकड़ के बैठे रहोगे। और ऐसे काफी सारे लोग आपको जो है वो फंसाते रहेंगे, राइट, जो सही नहीं होती यार। मैंने पर्सनली यार चीजों को ऑब्जर्व किया है, राइट। मेरे पास जो स्टूडेंट्स पढ़ते हैं वो बड़ी बड़ी कोचिंग के सिर्फ इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि मैं प्रॉपर तरीके से कॉन्सेप्ट क्लैरिटी करता हूं, सिर्फ ऊपरी चीजों को नहीं करता यार। मैं अगर उठाकर एक टॉपिक को उठाकर सिर्फ पढ़ाता नहीं हूं, उस टॉपिक में क्या चीज काम की है, क्या चीज काम की नहीं है, क्या चीज पूछे जाने की संभावना, किस तरीके से घुमा के पूछेंगे, वो सब मैं क्लियर करता हूं यार। क्योंकि मेरा अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव ये है यार, क्योंकि देखो मैं अगर तरीके से आपको पढ़ाऊंगा तो आप ही लोग तो यार मुझे ग्रो करोगे, राइट। आप ही लोग के कारण तो झासर एकेडमी जो है वो आगे बढ़ेगी, राइट। तो मेरा ऑब्जेक्टिव यार बिल्कुल क्लियर होता है, मैंने आपको हमेशा बोला है, राइट। कभी भी मतलब ये मत सोचो कि यार ये बढ़िया है और दूसरे बढ़िया नहीं, सब बढ़िया होता है, राइट। मैं अपना इंटरेस्ट देखता हूं किस चीज में, क्वालिटी, कि मैं क्वालिटी पॉइंट ऑफ व्यू से जो आपकी तैयारी करवाऊं, राइट, कि जिससे कि आप जो है वो मेरे साथ, मेरे पास तो स्टूडेंट है 2-2 साल पुराने, मेरे पास क्यों स्टूडेंट है यार, बिकॉज दे ट्रस्ट मी, दे बिलीव मी कि हाँ यार मैं जो चीज जो करता हूं करवाता हूं तो वो स्टूडेंट्स के बेनिफिट के लिए करवाता हूं, ना कि अपने बेनिफिट के लिए। देखो आपका बेनिफिट होगा तो मेरा बेनिफिट डेफिनेटली होगा यार। मैं आपको अगर अच्छी चीज पढ़ाऊंगा, अच्छी चीज सिखाऊंगा, अच्छे से आपकी तैयारी कराऊंगा, आप 4 लोगों को और बोलोगे, राइट, 4 लोगों को और मेरे पास लेकर आओगे, तो अल्टीमेटली आप ही लोग मेरे ब्रांड एम्बेसडर्स हो, राइट, आप ही लोग प्रमोट करते हो मेरे बिजनेस को, राइट। तो ये चीज है, बाकी और कुछ नहीं है यार। मेरा ऑब्जेक्टिव ये है कि आप लोग का सिलेक्शन हो, सेकंड आपका सिलेक्शन होगा तो ऑब्वियस बात है मेरा बिजनेस ग्रो करेगा, राइट, मैं बड़ा बड़ा बनूंगा। फिर आप लोग के सिलेक्शन के बाद आप मेरे लिए लेकर आए फॉर्च्यूनर, ऑडी, जो गाड़ी आपको लगे अच्छी मुझे गिफ्ट करना, डेफिनेटली करिएगा, राइट। मैं रोकता नहीं हूँ गिफ्ट करने से, करो यार बेहतरीन करो, बट कब? जब आप खुद कमाओ अपने पैसों से, अपने माँ बाप के पैसों से नहीं। मैंने फीस भी इसलिए कम रखी है क्योंकि मुझे पता है यार कि स्टूडेंट की लाइफ में इंडिविजुअल लेवल पर डिफिकल्टीज होती है, वो अपने माँ बाप के ऊपर निर्भर रहते हैं, राइट। इसलिए मेरी जो बैचेस की जो फीस होती है वो बहुत कम होती है, राइट। बट हाँ, ये बैचेस की फीस जो है
वो कम किसके लिए, जिससे कि आपके माँ बाप के ऊपर बर्डन ना आए। बट आपका जब सिलेक्शन होगा, जब आप कमाओगे आगे चल के, तो फिर जितनी जो कोचिंग में फीस जो देते हो ना आप लोग, 1.5 लाख रुपए, आपके आप लोग नहीं, आपके माँ बाप, तो उसको मल्टीप्लाई बाय 10-20 कर लेना, फिर दे देना मुझे, ठीक है। तो वो उतना उतना दोगे तो फिर मुझे खुशी होगी बहुत अच्छे से। तो ये देखो यार, अब हुई क्लैरिटी आपको। चेयरमैन ओनली नेम्स द मेंबर, चेयरमैन सिर्फ नाम बोलेगा कि बेटा उठ जाओ राम, बेटा उठ जाओ श्याम, राइट, बेटा उठ जाओ मोहन, बेटा उठ जाओ अली, तो बस ये नाम लेगा, राइट, चेयरमैन। और चेयरमैन नाम नाम लेगा, और नाम लेने के बाद हमें देखने को मिलेगा कि हाउस जो होगा, हाउस के अंदर एक मोशन चलेगा कि उस व्यक्ति को सस्पेंड करना है या नहीं करना। तो सस्पेंशन का मोशन जो है फिर चलाया जाता है हाउस के अंदर, राइट। ये मतलब पार्लियामेंट्री अफेयर मिनिस्टर जो होते हैं, या फिर कोई भी मिनिस्टर हम लोग को देखने को मिलते हैं पार्लियामेंट के, वो एक मोशन जो है वो शुरू करते हैं। पार्लियामेंट के अंदर मोशंस होते हैं ना, तो वो शुरू किए जाते हैं। और प्रोसीजर जो होता है वो किस प्रकार से फॉलो किया जाता है राज्यसभा के एमपी को सस्पेंड करने का। चेयरमैन नाम लेंगे, राइट, जिसने भी बेसिकली हाउस के बिजनेस जो होता है, राइट, तो उसको ऑब्स्ट्रक्ट करने की कोशिश करी, हाउस में बाधा डालने की कोशिश करी, हाउस के रूल को फॉलो नहीं किया, सही तरीके से उल्लंघन किया, तो उसका नाम जो है वो ले लिया जाता है। फिर ऐसी सिचुएशन में हाउस जो है वो मोशन को अडॉप्ट करती है उस मेंबर को सस्पेंड करने के लिए, उसको हटाने के लिए। बट हाँ, उसको कितने समय तक सस्पेंड किया जाएगा, सिर्फ सेशन के रिमाइंडर डेज तक, उससे ज्यादा नहीं। वही चीज मैंने भी आपको थोड़ी देर पहले समझाई थी। हाउस में हाउएवर बाय अनदर मोशन टर्मिनेट द सस्पेंशन, इवन एक बार सस्पेंड करने के बाद उस सस्पेंशन मोशन को हटाया भी जा सकता है एक और नया मोशन लाके। तो ये वाला पॉइंट भी आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है सब, राइट। अब सस्पेंशन के क्या टर्म्स होंगे, तो मैक्सिमम पीरियड मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि सेशन के रिमाइंडर डेज का होगा मैक्सिमम पीरियड, की जितने समय के लिए वो सेशन बचा हुआ है। सस्पेंडेड मेंबर जो होंगे वो चैम्बर में नहीं आएंगे, ना ही कोई कमेटी की मीटिंग अटेंड करेंगे। ही विल नॉट बी एलिजिबल टू गिव नोटिस फॉर डिस्कशन और सबमिशन, तो वो कोई भी डिस्कस करने के लिए नोटिस नहीं दे सकते, यानी कि टोटली ही इज आउट ऑफ द हाउस फॉर सम डेज, परमानेंटली नहीं, कुछ दिन के लिए। इवन ही लूजेस द राइट टू गेट अ रिप्लाई टू हिज क्वेश्चन, वो जो क्वेश्चन करते हैं या फिर उन्होंने सस्पेंड होने से पहले कोई क्वेश्चन किया होगा, तो उस पर भी उन्हें रिप्लाई नहीं मिलेगा, राइट। तो ये चीज हमें देखने को मिलती है। अब इसके पीछे एक स्पेशल कमेटी को अपॉइंट किया जाता है, तो एडहॉक कमेटी। एडहॉक कमेटी क्या होती है, टेम्पररी, राइट, टेम्पररी कमेटी हम लोग को देखने को होती है। एक स्टैंडिंग कमेटी होती है, एक एडहॉक कमेटी होती है। एडहॉक कमेटी जो होती है वो टेम्पररी कमेटी होती है, जैसे इस कमेटी का काम फिनिश, ये कमेटी फिनिश। तो ये अपॉइंट की जाती है सिर्फ मामले को इन्वेस्टिगेट करने के लिए, वो भी सीरियस मामले को, अगर कोई सीरियस मामला है, राइट, और एमपीज के द्वारा हाउस के बाहर जो कंडक्ट किया गया हो, यानी कि एमपी ने हाउस के बाहर अगर कोई जैसे कि कुछ बहुत ही बुरा क्राइम क्राइम तो नहीं, मतलब इन द सेंस कि बहुत ही बुरा, मतलब जैसे मारपीट भी इज अ क्राइम, यू नो अबाउट इट, राइट, वो कर दिया, तो फिर उसके खिलाफ जो है वो कार्रवाई होती है और पूरी इन्वेस्टिगेशन बैठती है। एक स्पेशल कमेटी उसके लिए बनाई जाती है जो इन्वेस्टिगेट करती है पूरे मामले को। और यूजुअली अपॉइंट किया जाता है अगर मिसकंडक्ट बहुत ही ज्यादा सीवियर होता है, तब किया जाता है। फिर उस समय उस सदस्य को निष्कासित करने का निर्णय लिया जाता है, हटाने का निर्णय फिर लिया जाता है। वो किस केस में, बहुत ही ज्यादा सीवियर केस में। और कोई भी स्पेशल कमेटी हमें देखने को मिलती है कि इस टाइप की नहीं होती है, जैसे कि चेयरमैन है, उनकी आंखों के सामने, जैसे हाउस के अंदर अगर कोई घटना घटी होती है तो उसके लिए कोई स्पेशल कमेटी जो है वो नहीं बैठती, राइट, क्योंकि ऑब्वियस बात है चेयरमैन ने पूरी चीज जो है वो देखी हुई है अपने आंखों से, तो चेयरमैन ने नाम ले लिया, फिर नाम लेने के बाद फिर हाउस डिसाइड करे कि उसको सस्पेंड करना है या नहीं करना। तो याद रखिएगा, पनिशमेंट की पावर चेयरमैन के हाथ में नहीं है, हाउस के हाथ में। अब समझ में आई आपको बातें? तो ये था गाइस पूरा वर्ल्ड टॉपिक। मैं उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे से ये टॉपिक की क्लैरिटी आपको समझ में आई होगी। और मैं इस टाइप के टॉपिक्स को अलग तरीके से इसलिए भी पढ़ाता हूं गाइस, क्योंकि अभी देखिए पॉलिटी के कितने इजी क्वेश्चन लोग करके नहीं आए यार। और मेरे पॉलिटी बैच को जिन स्टूडेंट्स ने पहले लिए थे, जब मैंने पहले पॉलिटी एक इंडिविजुअल बैच जब चलाया था, राइट, तब उस समय वो सभी क्वेश्चन जो है मेरे स्टूडेंट कर गए, क्योंकि मैं उस तरीके से जो है वो चीजों को कवर कराता हूं यार, जो रिक्वायरमेंट है इस एग्जाम की, राइट। गाइस, फेसबुक ने अपनी पेरेंट कंपनी का नाम चेंज करके मेटा कर दिया है, तो ये वाली चीज आप थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। अब बताया जा रहा है कि जो व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक जो है, अब उसकी रीब्रांडिंग जो हमें देखने को मिलेगी वो मेटा नाम से आने वाले समय में देखने को मिलेगी। तो ये बेसिक सी चीज है जिसके बारे में एक बेसिक आइडिया आपको होना चाहिए। अब बात करें वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल के बारे में गाइस, तो ये एक मार्केट डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन हम लोग को गोल्ड इंडस्ट्री का देखने को मिलता है। गोल्ड इंडस्ट्री के जो सभी पार्ट्स हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम गोल्ड माइनिंग, राइट, कि गोल्ड की जो माइनिंग हम लोग को देखने को मिलती है, खनन जो हम लोग को देखने को मिलती है सोने की, उससे लेकर उसके इन्वेस्टमेंट तक, निवेश तक,
जितनी भी इंडस्ट्रीज हैं उन सभी में ये काम करती है, राइट। और इसका मेन एम हम लोग को देखने को मिलता है कि सोने की मांग को बढ़ाना, तेज करना और उसे बनाए रखना, सोने की डिमांड को, गोल्ड की डिमांड को। इट इज एन एसोसिएशन हुज मेंबर्स कंप्राइजेस द वर्ल्ड लीडिंग गोल्ड माइनिंग कंपनीज, जो पूरे दुनिया भर में लीडिंग गोल्ड माइनिंग कंपनीज जो हम लोग को देखने को मिलती है, स्वर्ण खनन कंपनियां जो होती हैं, तो वो इसकी मेंबर्स हम लोग को देखने को मिलती है। तो ये पॉइंट आप थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। इट हेल्प्स टू सपोर्ट इट्स मेंबर टू माइन इन अ रिस्पॉन्सिबल वे। ये मदद करती है कि इसके मेंबर जो है, यानी कि जितनी भी कंपनीज है, माइनिंग कंपनीज, वो एक रिस्पॉन्सिबल तरीके से गोल्ड की माइनिंग करें और कॉन्फ्लिक्ट फ्री गोल्ड स्टैंडर्ड्स को डेवलप करें। तो ये इसका मेन काम हम लोग को देखने को मिलता है। इसका हेडक्वार्टर यूके में है और इसके ऑफिसेज इंडिया, चाइना, सिंगापुर, जापान और यूएसए में भी हम लोग को देखने को मिलते हैं। तो ये बेसिक सी चीज थी जिसके बारे में एक आपको आइडिया होना चाहिए था।